रिकॉर्डिंग लगा दिया इसको। Hello students, welcome to all of you on this very bright and resulting showing platform of Science World and Sri Science Academy. Students, हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को लेकर के सारी बातें लगभग कर लिया है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, आप तो पूछ लिया करिएगा। और अगली बात मुझे ये कहनी है आपसे कि इसके बाद हम लोग को इसमें इनफैक्ट पढ़ना है क्या, हम लोग को मेटाबॉलिक पाथवेज पढ़ने हैं। और मेटाबॉलिज्म में आप जानते हैं कि एनाबॉलिक कैटाबॉलिक दो तरह की प्रोसेसेस होती हैं, है ना। उसमें आप जानते हैं एनर्जी कहीं पे ट्रांसफॉर्म होती है, कहीं पे सिंथेसाइज होती है, कहीं पे कंज्यूम होती है। ये आप सारी बात आप लोग जानते हैं। तो असल में क्या है कि अब हमने, आप सब लोग जानते हैं कि जब आप बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी कर रहे होते हैं तो उसमें मेनली अगर हम लोग बात करें तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, हालांकि उनके आप जानते हैं वैरायटी ऑफ रोल्स हैं, लेकिन जो दो रोल मेन हैं। हालांकि जब आप लोग इंटरमीडिएट, जब आप पाथवे पढ़ेंगे तो तमाम इंटरमीडिएट्स कंपाउंड बनेंगे जो कार्बोहाइड्रेट नेचर के होंगे, तो अभी मैं उनकी बात नहीं कर रहा। अगर मैं थोड़ा सा सुपरफिशियल बात आपसे करूं तो आप जानते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके मेनली दो यहाँ पे रोल्स हैं, प्राइमरी रोल कह लीजिए, बल्कि हालांकि रोल्स और भी होते हैं लेकिन दो हैं। एक है क्या, सोर्स ऑफ एनर्जी, और एक आप जानते हैं इनका स्ट्रक्चरल रोल होता है। जैसे सेलुलोज क्या है, उसका स्ट्रक्चरल रोल है ना। ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स जो ग्लाइको हैं, सब के सब क्या है, स्ट्रक्चरल रोल्स में है ना। लेकिन आप जानते हैं जो हमारे मोनोसैकेराइड, जैसे आप करेंगे मोनोसैकेराइड की बात करें तो मोनोसैकेराइड में भी आप जानते हो जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है वो डीएनए का कंस्टिट्यूएंट है, स्ट्रक्चरल रोल उसका हुआ, है ना। ऐसे राइबोस शुगर आप जानते हैं जो पेंटोस शुगर है वो भी आप जानते हैं आरएनए का कंपोनेंट है, स्ट्रक्चरल रोल उसका है। तो इस तरह से आप जानते हैं कि इनके स्ट्रक्चरल रोल्स में हैं। और दूसरी बात अगर आप याद करिए कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं ग्लाइकोलिसिस की, ठीक, क्रेब्स साइकिल की सब बात करेंगे हम लोग, तो ग्लाइकोलिसिस में पढ़ते हैं तो आप जानते हैं पूरे की पूरी जो ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल है वो कैटाबॉलिक प्रोसेस है। वहां पे एनर्जी क्या है, इन्वायरमेंट है, एनर्जी कहीं प्रोड्यूस होती है, एनर्जी कहीं खर्च होती है। तो इस तरह याद रखिएगा कि एनर्जी का प्रोडक्शन भी हो रहा है, एनर्जी का कंजम्पशन भी होता है। उसी का जो क्वांटिटेटिव जो उसका ट्रीटमेंट है वही कहलाती है एनर्जेटिक्स। तो एनर्जेटिक्स क्या डील करती है कि जो क्वांटिटेटिव एनर्जी चेंजेस होते हैं उसको डील करती है। आप जानते हैं एक ब्रांच का नाम है केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स, है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स से ये सारी बातें ली गई हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा फ्री एनर्जी क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है, एंथैल्पी क्या होती है। और एक बात आप सब लोग जानते हैं कि इन टॉपिक से, इस टॉपिक से इन टर्म्स से क्वेश्चंस आते हैं, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। और आप जानते हैं एटलीस्ट 6 मार्क क्वेश्चन इस पर मिल जाता है। और ये भी आप जानते हैं कि थोड़ा सा, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ कैसा है, थोड़ा सा मैथमेटिकल टॉपिक है, तो आप लोग जानते हैं कि सभी लोग इस पर ढंग से कमांड नहीं कर पाते। तो अगर हम लोग कमांड कर लेते हैं तो हम बाकी लोगों से थोड़ा सा आगे निकल जाएंगे, ठीक है ना। और आप जानते हैं जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इनमें आगे निकलने की ही तो स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि भाई इतनी सीट्स आपके लिए है, हमारे अपने इस कैटेगरी में इतनी सीट्स हैं जेआरएफ की, तो उसी में से ना आपको एक सीट लेना पड़ेगा। और अगर अच्छी रैंक चाहिए तो उसमें आपको ऊपर की सीट लेनी पड़ेगी। तो इसका मतलब सर्टेन नंबर आप सीट्स हैं उसमें से लेना है। यही आप जानते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं, इसलिए हमको क्या करना है, बाकी लोगों से बेटर करना है, बाकी लोगों से अच्छा करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, यानी हम एनर्जेटिक्स की बात करने वाले हैं। अच्छा देखिए, एक बात ध्यान दीजिए, अब जब एनर्जेटिक्स की बात करेंगे तो कुछ और बेसिक टर्म हम लोग बार बार बोलेंगे, है ना। जैसे मोलरिटी टर्म आएगा, मोलरिटी टर्म आएगा, मोलरिटी टर्म आएगा, नॉर्मलिटी टर्म आएगा, है ना। ऐसे मोल्स टर्म यहाँ पे आएंगे। तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं केमिस्ट्री के जो हमको जानने चाहिए, और वो जानने के बाद हम क्या करेंगे, हम एनर्जेटिक्स में इंटर कर जाएंगे, ठीक है ना। इसका दिया जाए कि एनर्जी कंटेंट पर मोल ऑफ मॉलिक्यूल, है ना, या एनर्जी कंटेंट ऑफ मोलर सॉल्यूशन, या मोलर सॉल्यूशन, या नॉर्मल सॉल्यूशन, ये सब वर्ड आएंगे ना। तो ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ये सब टर्म्स हमको मिलेंगे। मोलर, हमको मोलर वर्ड मिलेगा, मोलल वर्ड मिलेगा, नॉर्मल हमको वर्ड मिलेगा, है ना,
मोल्स, ये वर्ड हमको मिलेंगे, है ना। और इसके अलावा आप जानते हैं आगे चल के हम लोग फ्री एनर्जी की बात करेंगे। फ्री एनर्जी, ऐसे एंथैल्पी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब टर्म हम लोगों को मिलेंगे। और पीएच खैर आप जानते ही हैं। तो ये सब जो टर्म्स हैं इन पर हमको कमांड ठीक ठाक करना पड़ेगा, खाली बेसिक नहीं। भाई समझना तो है ही है, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट जानने हैं, इनके हमको डिफिनेशन जाननी है। इसके बाद से ध्यान दीजिएगा, इन पर जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं, हमारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो, अब कुछ हम लोग और भी एक्स्ट्रा बना पाएंगे, हम लोग एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे। मतलब इस पर हमको मास्टर लेवल कमांड करना है तो हमको 6 मार्क्स इसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मैंने आपसे कहा, आप सब लोग जानते भी हैं कि ऐसे टॉपिक पे थोड़ा सा लोग इसको पढ़ाने वाले भी, हालांकि पढ़ाने वाले लोग मांगे नहीं कि खाली भी पढ़ा सकते हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन मेजॉरिटी आप जो टीचर्स हैं इसको पढ़ाने से अवॉइड करते हैं। और पढ़ाते भी हैं तो कैसे पढ़ाते हैं आप उनका लेक्चर सुन के देख लीजिएगा, कितना मैथमेटिकल ट्रीटमेंट होता है। और फिर जो पूछे क्वेश्चन हमारे साल हो रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा। तो हम लोग एक एक करके थोड़ा सा, हालांकि देखिए बहुत डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, हमको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन जितनी हमको आवश्यकता है उतना हम अवश्य पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम कुछ बेसिक बातें आप शुरू करें। शुरुआत हम करेंगे यहाँ पे मोल से, है ना, मोल से। जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो इतने मोल्स में एंट्रोपी कंटेंट क्या है, या फ्री एनर्जी कंटेंट क्या है, या फ्री एनर्जी चेंज क्या है, तो मोल क्या है हमको जानना चाहिए। या किसी सोल्यूशन की कह दिया कितना मोलर सोल्यूशन, या इतना मोलर सोल्यूशन, या इतना नॉर्मल सोल्यूशन, कितना एंट्रोपी की एंट्रोपी क्या है, या किस रिएक्शन की एंट्रोपी चेंज क्या है, एंथैल्पी चेंज क्या है, फ्री एनर्जी चेंज क्या है, सब पूछा जाएगा। तो थोड़ा सा मैं पहले इन 3-4 टर्म की बेसिक बता के तब फिर मैं इधर आता हूँ। और हम लोग इसी के साथ हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं क्या, एनर्जेटिक्स या बायो एनर्जेटिक्स। तो अपने टॉपिक का नाम क्या रहेगा इस समय, जो टॉपिक चल रहा है उसी का पार्ट ये भी है, आप इसको कह सकते हैं बायो एनर्जेटिक्स। हम बात इसमें आपसे कर रहे हैं बायो एनर्जेटिक्स की, और इसके टर्म्स आज हम देखेंगे, बायो एनर्जेटिक्स, और इसके बेसिक समाज आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी आज हम इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी की आपसे पहले हम बात कर रहे हैं, ताकि इसका डिटेल किया जाए तो कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। टर्मिनोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, ठीक। मेरा पहला टर्म है ये, वहां से लेते हैं मोल से। मोल नहीं बल्कि मोल तो वही है, चलिए इसे लेते हैं। मोल का मतलब आप क्या समझते हैं, मोल का मतलब आप क्या समझते हैं, ठीक। तो एक बात समझ लीजिए आप लोग, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास आपको निकालने आना चाहिए। आई होप सबको आता भी होगा। मैं छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं आपसे, पूछ ले रहा हूं, आप जरा ध्यान दीजिएगा। मैं सिंपली खाली आपसे पूछ लूं, बहुत सिंपल सा मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड। हालांकि बायोकेमिस्ट्री में आप जानते हैं कि हमारे मॉलिक्यूल सब बड़े बड़े होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, पूरे डिफरेंट जो हमारे मेटाबॉलिक पाथवे हैं उनके सारे के सारे कंपाउंड, मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं। मैं तो छोटा सा एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए, ईमानदारी से आप लोग बताइएगा कि आप में से कोई हमको बता दे, बड़ा छोटा सा मॉलिक्यूल है, एकदम 9th क्लास का क्वेश्चन है। मैंने आपको हिंट कर दिया भाई कि अपने बायोकेमिस्ट्री में जो मेटाबॉलिक पाथवे हैं वहाँ बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं। हम लोगों ने जो अभी जो कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है उसमें हम लोगों ने मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड तक पढ़ा है। स्टार्च की बात किया है, सेलुलोज की बात किया है, ग्लाइकोजन की बात किया है, इनुलिन की बात किया है। आगे चल के हम प्रोटीन्स की बात करेंगे, डीएनए आरएनए की बातें हो रही हैं, आप जानते हैं। ये सब के सब मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। तो मैक्रो की बात हम करेंगे, कर चुके हैं इनफैक्ट कर लीजिए। आप खाली इसका बता दीजिए, हमें आप में से कोई बता दे कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, बताइए। आप लोग थोड़ा सा कमेंट किया करिए। आप लोगों के कमेंट करने से, चाहे क्वेश्चन पूछने के लिए हो चाहे कोई बात हो, तो टीचर को थोड़ा सा एनर्जी मिलती है, टीचर एनर्जाइज होता है। तो अगर आप लोग में से कोई बता दे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, हालांकि आगे चल के हम लोग बड़े बड़े मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे, और मॉलिक्यूलर मास की जब बात करेंगे तभी मोलर पता चलेगा।
कहा जाना कि मोलर सोल्यूशन, एक टाइम बार बार आएगा, मोलर सोल्यूशन, नॉर्मल सोल्यूशन, है ना, मोल, ये सब क्या होता है, ये सब जानना पड़ेगा। हमको जल्दी से आप में से कोई बता दे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है या कैसे निकलेगा, जल्दी बताइए। फिर आगे चल के हम उम्मीद करेंगे कि आप ग्लूकोज का भी बता देंगे हमको, C6H12O6। तो जिसको कार्बन डाइऑक्साइड का निकालने आता होगा वो ग्लूकोज का भी बता देगा, किसी भी मैक्रोमॉलिक्यूल का बता देगा। जैसे मान लीजिए हम लोग जब बायोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो बायोकेमिस्ट्री में आप जानते हैं कि कौन कौन से एटम होंगे। आप जानते हैं कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, कहीं कहीं फास्फोरस मिलेगा, कहीं कहीं सल्फर मिलेगा, कहानी खत्म। और कौन मिलेगा, यही मिलेगा। और अगर इनके एटॉमिक मास अगर हमको मालूम हो तो हम सब लोग देखिए बेसिक से केमिस्ट्री क्लास 9th वाले हम सब लोग जानते हैं कि एटम के मिलने से ही मॉलिक्यूल मिलता है। तो एटॉमिक मास के मिलने से मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा, बन जाया करेगा। तो आप सिंपली आप जानते हैं, देखिए मैं आपको पिछले क्लास में कहा था मैंने कि पूरी बायोकेमिस्ट्री में 5 ही फंक्शनल ग्रुप हैं। कौन कौन मैं बताया था मैंने आपको। अगर अपने बायोकेमिस्ट्री के फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हमारे होते हैं तो आप जानते हैं, पहला आपका OH है, अल्कोहलिक ग्रुप है। दूसरा मान ली मैं कह दूं NH2 एमिनो ग्रुप है। तीसरा मैंने कहा था CHO एल्डिहाइड ग्रुप है। चौथा हमने कहा था कीटो, और पांचवा हमने कहा था कार्बोक्सिलिक। यही कहा था ना, यही तो होते हैं, इन्हीं 5 के बारे में जानना था। और यही आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 यहाँ हो गए, इनफैक्ट 6 यहाँ पर आपके पास हो गए एटम्स। ठीक, तो अगर आपको इन्हीं का अगर एटॉमिक, देखिए एटॉमिक नंबर सबके याद कर लीजिए, आपको मालूम होना चाहिए, और इनका एटॉमिक मास याद कर लीजिए। तो आप सब लोग जानते हैं कि मॉलिक्यूल कैसे बनता है, एटम के मिलने से तो मॉलिक्यूल बनता है। तो अगर हम एटम के एटॉमिक मास अगर जानते हैं तो उनको जोड़ देंगे तो हमारा मॉलिक्यूलर मास बन जाया करेगा। और इतना तो भाई शुरुआत करना पड़ेगा, इसी से आगे चल करके फिर सारा का सारा अब मोलर, नॉर्मल, मोलर, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फिर आगे चल के फिर अपने टॉपिक में एंटर कर जाएंगे। ठीक है ना। तो एक बात आपको याद है, अच्छी याद रखिएगा, कार्बन का आप जानते हैं जो एटॉमिक मास होता है, हालांकि आप जानते हैं कार्बन का आइसोमर भी होता है, लेकिन सबसे कॉमन टाइप का होता है। कार्बन कितना होता है एटॉमिक मास, हम यहाँ पे एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं। एटॉमिक मास कार्बन का होता है 12, याद रखिए। हालांकि आप जानते हैं C14 टाइप का आइसोमर भी कार्बन का पाया जाता है, तो हम नॉर्मल वाले की बात कर रहे हैं। H का आप जानते हैं 1 होता है, O का कितना होता है 16 होता है। हालांकि आप जानते हैं कि जो रेडियो एक्टिव जो ऑक्सीजन होती है उसका O 18 होता है, तो हम कॉमन वाले लिख रहे हैं। ऐसे ही नाइट्रोजन कितना होता है 14, हालांकि 15 वाली डिवीजन पाई जाती है। फास्फोरस कितना होता है 30, और सल्फर का होता है 35। ये आप रट लीजिए। यार बायोकेमिस्ट्री में बहुत थोड़ी बातें जाननी है, बहुत ज्यादा नहीं जाननी है, कई यही मात्र 5 आपके फंक्शनल ग्रुप की इंफॉर्मेशन पढ़नी होती है, और यही 6 आपके एटम्स होते हैं। सबसे कॉमन आप जानते हैं CHO और N होता है, कभी कभी P और S यहाँ पे आते हैं। और कौन होता है, इन होता है, और क्या होता है भाई। तो इनके एटॉमिक मास आपको रट जाएगा, कार्बन का 12, कभी कभी 14 भी होता है, ध्यान दीजिएगा। रेडियोएक्टिव वाले में हाइड्रोजन का 1 हो गया, ऑक्सीजन का 16 और 18 दोनों होता है, आप जानते हैं। रेडियोएक्टिव आप जानते हैं 18 होता है, N का 14 और 15 होता है। फास्फोरस का 30 और 32 दोनों होता है, और सल्फर का होता है जानते हैं 35 और 32 भी होता है। 35 होता है मोस्ट कॉमन कंडीशन में, याद रख लीजिए। मैंने आपसे पूछा क्या था, मैंने सिंपली आपसे पूछा था सबसे आसान मॉलिक्यूल पूछा था। इनफैक्ट तो CFR लेवल का क्वेश्चन था ही नहीं, तो कक्षा 9 का क्वेश्चन था। आपसे मुझे क्या पूछना चाहिए था, कोई अमाइनो एसिड दे देना था, पूछना जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। क्या कर दिया होता है ओलिगोसैकेराइड है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, कम से कम ग्लूकोज मुझे पूछना चाहिए। वो मैंने बहुत सिंपल सा मॉलिक्यूल लिया था CO2। निकालने का तरीका देखिए कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सी बात है कि मॉलिक्यूल आप जानते हैं एटम के मिलने से बना होता है ना, तो सारे जो एटम, इसके जो कंपोनेंट एटम्स हैं, इनके एटॉमिक मासेस को जोड़ दीजिए। जैसे कार्बन कितना हो जाएगा यहाँ पर 12, ये 12 ले लीजिए, 12 हो गया। प्लस O का कितना हो जाएगा आपका, O का 16 होता है, अगर अदरवाइज 18 ना मेंशन किया गया हो।
लेकिन देखिए इसके दो एटम्स हैं, तो हम क्या करेंगे 2 × 16 कर देंगे, 2 × 16। अब बताइए कौन सी कठिन बात थी, 12 और 16 × 2 32, 32 कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 और 3 1 4 44 निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से किसी मॉलिक्यूल का आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस करें निकालने का, हमने एग्जांपल दिया, हम आपको ये बता रहे हैं क्या क्या आपको जानना चाहिए। देखिए एक बात मैं बताऊं आपको कि हम लोग जो ये इस समय जो क्लासेस रन कर रहे हैं, हम सब लोग जानते हैं हमारा जो कमिंग एग्जाम है उसमें कम टाइम है, तो हम लोग जानबूझ के ऐसे ऐसे टॉपिक टेकअप करेंगे, लेंगे जो बड़े टेक्निकल हैं और निश्चित रूप से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और जहां पे लगभग कम केसेस में इसको लोग डील करते हैं, डील करने वाले हैं, वैसी बात नहीं कर रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे डील किया जाता है, लेकिन डील करने का तरीका और डील करने का लेवल उसमें अंतर होगा, और इन टॉपिक का आप अंतर पाएंगे, आप कंपेयर करके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो इस तरह से ये छोटी छोटी बातें आप निकालने जानिए। मैं ये सब क्यों पढ़ रहा हूँ इस समय, मुझे बताना था टर्म कौन सा था, मोल, मुझे मोल वर्ड बताना था। मोलर सोल्यूशन में मोलर का मतलब क्या है, नॉर्मल सोल्यूशन में नॉर्मल का मतलब क्या है, मोलरिटी क्या होती है, नॉर्मलिटी क्या होती है, सब हमको जानना है। ये सब बेसिक बातें जानने के बाद तब हम सीधे आ जाएंगे। इसमें मतलब बहुत कम टाइम लेंगे, बहुत टाइम लेने वाले हैं, हम बिल्कुल काम भर का पढ़ेंगे। मतलब जो सबसे कठिन क्वेश्चन हमारे एग्जाम में होगा उससे थोड़ा सा ऊपर जाके हम अपने को रोक लेंगे, अनावश्यक टाइम हम लोग नहीं किल करेंगे। आगे चल फिर भाई हम जानते फ्री एनर्जी क्या होती है, एंथैल्पी क्या होती है, एंट्रॉपी क्या होते हैं, इनके चेंजेस क्या होते हैं, रिएक्शन की फिजिबिलिटी क्या होती है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स क्या क्या होते हैं, क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे, बात बन जाएगी। तो चलिए हम ये सब आपसे डिस्कस किया, हमको मोल बताना था, मोल। तो मोल को लेके तमाम बातें की जाती हैं, आप जानते हैं मोल कॉन्सेप्ट जो है वो क्लास 9 से शुरू हो जाता है और एमएससी तक पढ़ाया जाता है। इसका मतलब वेरिएशन बहुत ज्यादा है। मैं डायरेक्ट काम की बात करूं, देखिए एक आप सब लोगों ने एवोगैड्रो नंबर पढ़ा है, एवोगैड्रो नंबर पढ़ा है ना, तो कहा था मोल एक नंबर है, मोल एक नंबर है, कितना नंबर है भाई ध्यान दीजिएगा, जैसे आप कहते हैं डजन, दर्जन, दर्जन एक संख्या है, कितनी होती है 12। अब वो 12, एक दर्जन हाथी हो तब भी 12 हाथी, और एक दर्जन चींटी हो, एंड्स हो तब भी एक दर्जन, 1 डजन ही कहलाएंगे। ऐसे 12 अगर ट्रक होगा तब भी एक दर्जन ट्रक कहलाएगा, और 12 अगर साइकिल होगी तब भी एक दर्जन साइकिल कहलाएगी। दर्जन का एक नंबर है। तो जिस प्रकार से डजन या दर्जन एक नंबर है, वैसे मोल क्या है, एक नंबर है। केमिस्ट जो केमिस्ट्री के लोग होते हैं इसका यूज करते हैं, और वो नंबर क्या है आप जानते हो, नंबर आप रटे हैं, नंबर वो क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, रट लीजिए आप लोग, उसको एवोगैड्रो नंबर हम लोग कहते हैं। ये हम सबको याद होना चाहिए, एवोगैड्रोस नंबर मतलब क्या हुआ, इतने एटम को हम लोग 1 मोल ऑफ एटम कहेंगे। जैसे कहना है कि 12 केला को हम 1 दर्जन केला कहेंगे, या 12 एलिफेंट को हम 1 डजन एलिफेंट कहेंगे, या 12 या 12 पेन को हम 1 डजन पेन कहेंगे। तो 1 मोल एटम का मतलब क्या हो जाएगा, इतना एटम। जैसे डजन का मतलब 12 होता है, वैसे मोल का मतलब इतना ही नंबर होता है कि 6.022 एटम्स को हम 1 मोल ऑफ एटम कहेंगे, और इतने मॉलिक्यूल को हम लोग 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल कहेंगे। ये बात हमको याद होनी चाहिए। दूसरी बात जिसका हम यूज करने वाले हैं आगे, वो बातें ध्यान दीजिएगा। अगर कोई एटम है, ध्यान दीजिएगा, एटम, तो एटम होगा तो एटम का एटॉमिक मास होता है ना, तो मास इन ग्राम, मोल क्या है, ग्राम में द्रव्यमान है, मास इन ग्राम है, कितना, अगर एटम है तो एटॉमिक मास के इक्वल ग्राम इन मास, और अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास के इक्वल ग्राम इन मास। तो मास इन ग्राम कितना, अगर एटम है तो फॉर एटम कितना हो जाएगा, इक्वल टू एटॉमिक मास, इक्वल टू एटॉमिक मास। और अगर मॉलिक्यूल की बात होती है, फॉर मॉलिक्यूल्स, ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। इसीलिए हमने आपसे मॉलिक्यूलर मास पूछा था, इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, इक्वल टू मॉलिक्यूलर
मास, ठीक है ना। तो अगर एटम होगा तो उस एटम के एटॉमिक मास के बराबर ग्राम में मास को हम 1 मोल कहते हैं। अभी हम आपको एग्जांपल भी करके दिखा रहे हैं। क्या हमने कहा, हमारा जो कंसर्न सब्सटेंस है या तो एटम होगा या आयन होगा या फिर मॉलिक्यूल होगा। तो अगर एटम होगा तो उसके एटॉमिक मास के बराबर ग्राम में मास को 1 मोल कहेंगे, उसका 1 मोल कहेंगे। और अगर मॉलिक्यूल होगा तो उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल ग्राम में मास को 1 मोल कहेंगे। मैं एग्जांपल लेके आपको दिखा रहा हूँ, ये बात याद रखिएगा। अब प्रयास करिए, थोड़ा समझने का प्रयास करिए भाई, क्योंकि इस पर अप्लाइड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। मान ली मैं आपसे कह दूं कि सोडियम के लिए, मान ली मैं बात कर रहा हूं फॉर सोडियम, फॉर पहला सोडियम, तो इसके लिए 1 मोल का मतलब क्या है, व्हाट डू मीन बाय 1 मोल ऑफ सोडियम। तो हम पूछेंगे प्लीज टेल मी एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। तो अगर आपको कह दिया जाए कि सोडियम का एटॉमिक मास जो होता है वो 23 होता है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, बता दिया हमने। तो जितना इसका एटॉमिक मास होता है उतने ग्राम को ही हम इसका 1 मोल कहेंगे। इसका मतलब 23 ग्राम्स, 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम मीन्स 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम, है ना। तो अगर सब्सटेंस आपका एटॉमिक है तो उसके एटॉमिक मास के इक्वल मास को, मास इन ग्राम को हम 1 मोल कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सोडियम का 23 होता है तो 23 ग्राम को हम कहेंगे 1 मोल ऑफ सोडियम, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि हमारा सल्फर है, दूसरा हमारा एग्जांपल आपका है सल्फर। अब इसके 1 मोल का मतलब क्या है, तो इसका एटॉमिक मास पता करिए। इसका आप जानते हैं 32 होता है, इसका 32 होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 32 ग्राम्स ऑफ सल्फर मीन्स 1 मोल ऑफ सल्फर, ठीक है ना। तो कोई भी सब्सटेंस एक्स वाई जेड कोई भी हो तो कम से कम याद रखिए जो हमने 6-7 एलिमेंट आपको बताया था। कार्बन के 1 मोल का मतलब क्या हुआ, 12 ग्राम कार्बन। ऑक्सीजन के 1 मोल का मतलब क्या हुआ, 16 ग्राम कार्बन। नाइट्रोजन का मतलब क्या हुआ, 14 ग्राम, 14 ग्राम्स ऑफ कार्बन, ठीक है ना। ऐसे सल्फर का 32 ग्राम्स ऑफ कार्बन, फास्फोरस का 30 ग्राम्स ऑफ कार्बन। ये सब चीजें रटिए मत भाई, रटना वटना नहीं है। और बायोकेमिस्ट्री में आप लोग झूठे डरते भागते रहते हैं, है क्या है कुल मिला के सारा खेल किसका है। 3-4 तरह के बॉन्ड हैं, कुल मिला के 6-7 एटम हैं। कौन कौन, कार्बन, हमने सब लिखा था बोर्ड पे, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर, कहानी खत्म। हम कहाँ कह रहे हैं कि आप 118 एलिमेंट के बारे में पढ़िए, आपको केमिकल साइंस थोड़े ना CSIR में देना है, पढ़ना है। आप तो लाइफ साइंस की बात कर रहे हैं ना। तो कुल मिलाकर 7 ही एटम तो कुल मिलाकर के हुए भाई, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, इतने खाली हुए 6 ही हुए, बल्कि ये 6-7 एटम्स हैं। और अब फंक्शनल ग्रुप आपके कुल मिलाकर 5 ही थे, मैंने लिखा था बोर्ड पे। कौन सा, एल्कोहलिक, अमीनो, और कौन सा, एल्डिहाइड, और कीटो, और कार्बोक्सिलिक, हो गया खत्म। तो हमको केमिकल साइंस नहीं पढ़ना है, हमको लाइफ साइंस पढ़ना है, बायोकेमिस्ट्री खाली पढ़नी है, बहुत नहीं है। तो ये कुल मिला के 5-6 तरह के बॉन्ड हमारे हैं, 5-6 हमारे तरह के एटम्स हैं, और कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं और मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ बेसिक टर्म्स है, और क्या है, कुछ नहीं, बहुत आसान है। तो कोई भी एटम आ जाए आपके सामने तो आप समझ लें उनका एटॉमिक मास जो होता है उतने ग्राम को हम 1 मोल कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए फॉर मॉलिक्यूल कह दिया जाए, फॉर मॉलिक्यूल्स, अब तक एटम था, मैं मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। और मान लीजिए मॉलिक्यूल आपका, हम सबसे सिंपल वाला वही ले रहे हैं, वाटर, पहला हम रहे हैं वाटर। तो अब देख रहे हैं मॉलिक्यूल है ना, तो मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर मास अप्लाई हो जाएगा, ठीक। अब इसका मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लीजिए, तो इसका मॉलिक्यूलर मास जितना होता होगा उतने ग्राम को हम 1 मोल कह देंगे। और हम सब लोग जानते हैं, अभी पढ़े हम लोग कि कैसे निकाला जाएगा इसका। तो आप जानते हैं हाइड्रोजन का 1 होता है ना, तो यहाँ पे 2 है तो हो जाएगा 2 × 1, 2 × 1, ये हम लोग का हो जाएगा 2 × 1। तो हमारा हो गया देखिए 2 × 1, एस के लिए हो गया। अब प्लस ओ का होता है कितना, 16, तो कितना आ जाएगा 2 + में आप 18, 18। यानी वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18, तो 18 ग्राम ऑफ वाटर को 1 मोल कहेंगे, है ना। इसका 1 मोल
वाटर मीन्स कितना हो जाएगा 18 ग्राम्स ऑफ वाटर, ठीक है ना। ऐसे ही हमने जो CO2 की बात किया था उसका निकाल के दिखाया था, उसका 44 होता है, तो क्या हो जाएगा 1 मोल ऑफ CO2 मतलब क्या हो जाएगा 44 ग्राम्स ऑफ CO2। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल आपका हो, चाहे सिंपल सा हो, चाहे कोई कॉम्प्लेक्स टाइप का हो, आप उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए और उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर ग्राम में मास को ही हम 1 मोल कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए अगर मैं थोड़ा सा अपने लेवल का पूछ लूं, आप लोगों के लेवल का, मैंने ग्लूकोज का पूछ लिया, व्हाट डू मीन बाय 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, ठीक। तो अगर ग्लूकोज की बात हमसे करेंगे तो फार्मूला क्या होता है, मुझे जानना है ग्लूकोज के 1 मोल का मतलब। एक तो नंबर आप बता सकते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल को 1 मोल ऑफ ग्लूकोज कहेंगे। एवोगैड्रो नंबर कितना 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज को हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। अब आपसे कोई कहे कि प्रिपेयर द मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, और मोलर सॉल्यूशन का मतलब है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर मास के बराबर मास को 1 लीटर पानी में घोल दीजिए। अब लगे आप गिनने मॉलिक्यूल, आप नहीं, पीढ़ियों पे पीढ़ियां बीतती जाएंगी लेकिन उतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आप गिन नहीं पाएंगे, हम भी नहीं गिन पाएंगे, ठीक है ना। एक तो मॉलिक्यूल हमको दिखाई नहीं देता है, मान लो अगर दिख भी जाए तो क्या इसको हम गिन पाएंगे, पता है कितनी बड़ी संख्या है 6.022 into 10 to the power 23। देख लीजिए, समझ लीजिए ऐसा, इसका मतलब ये हुआ कि 622 के आगे कितने जीरो लगाएंगे आप, 21 जीरो लगाइए, ऐसे 21 बार जीरो लगाइए। अब सोचिए कितनी बड़ी संख्या होगी, कई पीढ़ियां हमारी बीत जाएंगी तब भी हम गिन नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये जो डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द मोल है वो न्यूमेरिकल में हम यूज जरूर करेंगे लेकिन प्रैक्टिकली यूज नहीं हो सकता। लेकिन हमसे कोई कहे कि मोलर सॉल्यूशन बनाओ या मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है, तो हम कहते हैं कि भाई उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर मास को 1 लीटर सॉल्यूशन में घोला गया होगा। तो अब मॉलिक्यूलर मास तो हम निकाल ही सकते हैं ना, फार्मूला हम सबको मालूम है क्या फार्मूला होता है, हम लोग उसकी पूरी फार्मूला कौन पूछे भैया, हम लोग उसकी सारी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, फंक्शन पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है C6H12 और O6, अपना तरीका लगा दीजिए। क्या प्रोसेस है, हर एटम के एटॉमिक मास के सम को हम एटॉमिक मास को हम जोड़ लेंगे। तो कार्बन का हम लोग पढ़े 12 होता है और इसमें 6 से कितना हो जाएगा हमारा 6 into 12, खुद सॉल्व करिएगा। ये हो गया कार्बन के लिए, प्लस H का 1 होता है और 12 H है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 into 1 हो गया, H के लिए हो गया। और वो काम जानते हैं 16 या 16 होता है, 6 है, हो जाएगा 6 into 16। बस इसी को सॉल्व कर जितना आता है, मान लिया आपका आ गया ये M आ गया सपोज करिए, तो इसका हो जाएगा मोलर मास, और जितना इसका मोलर मास हुआ उसको पानी में घोलिए और घोल के उसका वॉल्यूम 1 लीटर कर दीजिए, तो वही आपका जो सॉल्यूशन है वो मोलर सॉल्यूशन कहलाएगा। मोलर सॉल्यूशन यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास के बराबर अमाउंट डिसॉल्व हो, वही कहलाएगा मोलर, ठीक है ना। ऐसे ही ऐसा सॉल्यूशन जिसमें किसी सब्सटेंस के, हालांकि अभी हमने इक्विवेलेंट मास आपको बताया नहीं है, आप जानते होंगे, सुन लीजिए आगे बात और कर लेंगे। ऐसा सॉल्यूशन जिसके 1 लीटर में उसके इक्विवेलेंट मास के बराबर मास डिसॉल्व्ड हो, वो कहलाता है नॉर्मल सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान दीजिए। तो अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने आ गया तो आप मोलर समझ गए, इक्विवेलेंट मास निकालने आ गया तो आप क्या समझ गए, इक्विवेलेंट समझ गए या नॉर्मल सॉल्यूशन समझ गए। ये सारी बातें छोटी छोटी बातें होती हैं जो आसानी से हम जान सकते हैं। तो आज हमने मेनली आपको एटॉमिक मास थोड़ा सा बता दिया, एटॉमिक मास की हेल्प से मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालें हमने बता दिया। हमने बेसिक से बात तक 6-7 खाली एटम हमको अपने पूरे बायोकेमिस्ट्री पढ़ना, उसके बारे में पढ़ना है, उसके मिलने से बनने वाले कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, खाली 5 ही फंक्शन ग्रुप के बारे में पढ़ना है। मोल क्या होता है ये हमने आपको बता दिया अभी, ठीक है ना। एटम के लिए मोल क्या होता है, नंबर के फॉर्म में मोल क्या होता है, मास इन ग्राम के टर्म में मोल क्या होता है, मोलर सॉल्यूशन किसे कहेंगे, नॉर्मल सॉल्यूशन किसे कहेंगे, सारी बात हमने आपको बता दिया है आज। अभी हमारे टर्मिनोलॉजी लिखे थे उसमें बच जा रहा है, थोड़ा एक बहुत जरूरी काम से हमको जाना पड़ रहा है, इसलिए आज की क्लास हमको ही रोकना पड़ेगा। अगले क्लास में हम इस टॉपिक को आगे ढंग से बढ़ाएंगे
आप देखते रहिए, बस हम लोगों के साथ आप जुड़े रहिए, साथ में जो जो कहा जाए उसे करते रहिए, पढ़ते रहिए। हम जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके दिखाएंगे, और आप खुद भी देख पाएंगे, हो सकता है कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व कराएं उसके पहले ही आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे जो हम लोग पढ़ाएंगे। तो ये टॉपिक है थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा मैथमेटिकल है, लेकिन आप जानते हैं कि ढेर सारे एग्जाम में डीबीटी वगैरह जो एग्जाम आपका होता है ढेर सारे आप जानते हैं इस पर क्वेश्चन आते हैं। अशोक जी इसके बहुत बड़े मास्टर आदमी हैं, उनको बड़ी इच्छी उनके एनालिसिस है, हम तो थोड़ा सा क्लास में कम बताते हैं इसके बारे में। अशोक जी से आप पूछिएगा और पूरी एकदम पोस्टमार्टम कर देंगे कि किस एग्जाम में किस टॉपिक के कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं, ठीक है ना। चलिए इस पर हम लोग बात किया करेंगे और इस टॉपिक का हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए आज के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड गुड बाय। बंद कर लीजिएगा, क्या बोलते हैं वर्चुअल कैमरा रिकॉर्डिंग बंद कर दिया।